एससीओ की बातचीत का असर दिखने लगा। भारत ने रूसी तेल का दाम यूएन में चुकाया। भारत के कदम से दुनिया भर में भूचाल। भारत का कदम डॉलर को खत्म करने में पहला कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जब ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक हुई तो बहस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की अपनी मुद्रा होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अमेरिका की मुद्रा को फिसलने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर हमने दुनिया के रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर का दर्जा खो दिया तो यह विश्व युद्ध हारने जैसा होगा। फिर तभी से अमेरिका भारत से बदला ले रहा है, लेकिन अमेरिका से टक्कर लेते हुए भारत ने रूसी तेल खरीदना जारी रखा और अब पैसे का भुगतान डॉलर के मुकाबले युआन में किया। बस इसी राजनीतिक विश्लेषक और विदेशी मामलों के जानकारों की नींद हराम हो गई और सब इसका उत्तर खोजने लगे हैं। कुछ का कहना है कि ब्रिक्स के बाद चीन में एससीओ की बैठक का असर दिखने लगा और अब भारत, चीन, रूस मिलकर अमेरिका और उसके बड़बोले नेता डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने के लिए तैयार है। खबरों की माने तो भारत की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने चीन की मुद्रा युआन में रूसी तेल के पैसे का भुगतान किया। रूसी तेल व्यापारी लगातार भारत से कह रहे थे कि वह चीनी मुद्रा में तेल खरीदे। युआन को आसानी से रूबल में बदला जा सकता है। भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया, लेकिन रास्ता सही होने पर भारत ने चीनी मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे तीन देशों की तिगड़ी विश्व को हिलाने लगी। जानकारों का कहना है कि असल में यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर अमेरिका का प्रतिबंध है और अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसकी वजह से भारत को रूसी तेल का डॉलर में भुगतान करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि दुनिया के व्यापार का पैसा डॉलर है। लेकिन रिश्तों में आई कड़वाहट ने एशिया की तीन महाशक्ति चीन, रूस और भारत को अलग रास्ते पर जाने को मजबूर कर दिया ताकि यूरोपीय संघ के प्राइस कैप सिस्टम को तोड़ा जा सके। भारतीय रिफाइनरी अब यूएई की मुद्रा दिरहम की बजाय यूएन में भुगतान करने लगी है। अब तक 2 या 3 बार भुगतान हो भी चुका है। भू राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ वेलिना त्वाकरोवा ने भारत के इस फैसले की जबरदस्त तारीफ की। वेलिना ने कहा कि यह फैसला राजनीति की बजाय व्यवहारिकता को दिखाता है। रूसी तेल का यह पैसा अभी भी यूरोपीय संघ के प्राइस कैप के अनुसार है, लेकिन उसका भुगतान अब चीनी मुद्रा में हो रहा है। भारत का चीनी मुद्रा का इस्तेमाल बताता है कि कैसे दुनिया के बड़े तेल आयातक देश प्रतिबंधों के इस दौर में नई वास्तविकताओं को अपना रहे हैं और खुलकर पश्चिमी नियमों का उल्लंघन भी नहीं कर रहे। वेलिना ने कहा कि यह कदम तो अभी छोटा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत चीन की मुद्रा के साथ प्रयोग कर रहा है और व्यवहारिक रवैया अपना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पश्चिम का दबदबा अब फिसलता जा रहा है और एशियाई देश उनके मकड़ जाल को तोड़ रहे हैं और धमकी से पीछे हटने के बजाय डटकर सामना कर रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो रूस और चीन के बीच वित्तीय नेटवर्क अब काफी मजबूत हो चुका है। भारत लगातार रूस से सस्ता तेल ले रहा है और संतुलित भू राजनीतिक रूप को वॉशिंगटन से आगे निकल गया है। मॉस्को और बीजिंग के बीच दिल्ली आ गया है और अगर ये पैटर्न जारी रहा तो ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। चीन बादशाह बनने के लिए अमेरिका को लगातार चुनौती पेश कर रहा है और अमेरिका चीन पर हमला करने के बजाय दूसरे देशों को मजबूत कर रहा है। जैसे रूस को दंडित करने के बजाय भारत पर टैरिफ लगा रहा है ताकि रूस टूट जाए और यूक्रेन से समझौता कर ले। लेकिन ना ही भारत टैरिफ से डर रहा है और ना ही तेल खरीदने से पीछे हट रहा है। और इसी को कहा जा रहा है कि अब हाथी, भालू और ड्रैगन ने मिलकर अमेरिका की हेकड़ी निकाल दी। विश्व में आज भी डॉलर व्यापार की मुद्रा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में डॉलर लोग भूल जाएंगे। इसलिए अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए अमेरिका फड़फड़ा रहा है। रूसी तेल अब भारत के कुल आयात का 40% है। यह करीब 17 अरब डॉलर का तेल आयात है। भारत रूस से तेल तब ले रहा है जब अमेरिका की ओर से धमकी जारी है और टैरिफ पर टैरिफ लगा है। हम यहाँ पर पीएम मोदी का ब्रिक्स में दिया भाषण सुनवाते हैं, सुनिए। मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है।
ये दोनों मैकेनिज्म ब्रिक्स देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक समृद्धि के लिए आशा की किरण है। हमारी बिजनेस के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा के आधार है। आज के युग में हर बिजनेस अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है। इस संदर्भ में मैं जरूर कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहला, अगले समिट तक $500 बिलियन के इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए काउंसिल एक रोड मैप बनाए। हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, पांचों देशों में कई एग्रोटेक स्टार्टअप्स उभरे हैं। इनका नेटवर्क अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। इन स्टार्टअप्स के जरिए कृषि में टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स टूल्स के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसमें आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर काउंसिल भारत में एक हैकेथॉन आयोजित करने पर विचार करे। चौथा, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए एक वर्किंग ग्रुप बेस्ट प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान को आसान बनाएगा। ब्रिक्स पे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस पूल और सीड बैंक जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी को व्यवहारिक सहयोग का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। मैं एनडीबी द्वारा प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फंड की शुरुआत का स्वागत करता हूं।